नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा टकराव दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेन्नई चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर हुआ है। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि कल रात 10 बजे बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार का एक और हमला उस पर किया है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में एक और अधिसूचना जारी कर गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से डीईआईसी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। ये दिल्ली की बिजली व्यवस्था को ध्वस्त करने, सस्ती और मुफ्त बिजली रोकने के लिए है। बीजेपी जो है वो दिल्ली को बिजली आपूर्ति के मामले में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसा बनाना चाहती है, जहां बिजली कटौती की गंभीर समस्या है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को लेकर पिछले कई वर्षों से अदालत में लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा अन्य विषयों पर निर्वाचित सरकार की सलाह जरूरी है। देखिए, जो कल रात को राजपत्र जारी करके डीआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है। क्योंकि बार बार जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का डिस्प्यूट पिछले 8 सालों से चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ को बार बार कहा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सब विषयों पर चुनी हुई सरकार के जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदों को मानने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर फैसले चुनी हुई सरकार के होंगे। फिर चाहे राजपत्र एलजी साहब निकालें, चाहे राजपत्र राष्ट्रपति निकालें, फैसला चुनी हुई सरकार लेगी। कल सुबह ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने डीआरसी चेयरपर्सन के लिए जस्टिस संगीत लोधा का नाम एलजी साहब को भेजा, लेकिन उस सिफारिश को अनदेखा करते हुए, उस सिफारिश को नज़रअंदाज करते हुए कल रात को जस्टिस उमेश कुमार का अपॉइंटमेंट डीआरसी चेयरपर्सन के तौर पे कर दिया गया। क्यों केंद्र सरकार ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम कर रही है? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली मिल रही है वो बंद हो जाए, कि दिल्ली वालों के भी यूपी वालों की तरह, महाराष्ट्र वालों की तरह महंगे महंगे बिजली के बिल आए। वो चाहते हैं कि जिस तरह से देश में सबसे महंगी बिजली भाजपा शासित राज्यों में मिलती है, दिल्ली में भी महंगी बिजली मिले। वो चाहते हैं कि जिस तरह से लंबे लंबे पावर कट गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में, देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, वो दिल्ली में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार और राज्यपाल या यूं कहीं केंद्र सरकार के बीच तनातनी देखने को मिलती रही है, एक बार फिर से ये माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार द्वारा जो दिल्ली सरकार को रास नहीं आ रही है। इस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लड़ाई कम नहीं हो पा रही है। और यही बात करें ताजे मामले की, तो दिल्ली के अंदर जो बिजली तेज की जा रही है उसको लेकर अब मामला जो है तो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जब हम बात करें बिजली मंत्री आतिशी की, तो उनकी तरफ से 21 जून को एक प्रस्ताव दिया गया था जिसके अंदर उपराज्यपाल को सहमति देनी थी। वो प्रस्ताव था डीईआरसी के चेयरमैन के लिए, उसकी तरफ से नाम दिया गया था संगीता गोयल का। यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाम भेजा संगीता जी का, और संगीता जी का नाम सेलेक्ट ना कर उपराज्यपाल ने उमेश कुमार को ही डीआरसी का जो चेयरमैन है वो रातों रात बढ़ा दिया गया। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से रातों रात अपनी मर्जी से डीआरसी का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है, और ऐसा रातों रात क्यों किया गया है, क्योंकि सुबह के उजाले में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली के अंदर लोगों को 200-300 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही है उसको खत्म करने के लिए अब कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इस तरीके का
रास्ता अपना रही है और इसी तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, यानी 41 लाख लोगों को जो बिजली की सब्सिडी मिलती नजर आ रही है, उसको अब बंद करने के लिए भाजपा जो है वो इस तरीके का प्रयास कर रही है। और इसी के आतिशी की बात करें तो आतिशी के द्वारा कल प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को घेरने की कोशिश की गई और जिस तरीके से रातों रात उमेश कुमार को डीआरसी का जो चेयरमैन बनाया गया है, उसको लेकर अब भाजपा के ऊपर करारा हमला बोला जा रहा है। मगर भाजपा की तरफ से अभी इसी मुद्दे को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में एक बार फिर से आतिशी ने यह साफ कहा कि केंद्र सरकार जो है और दिल्ली में उपराज्यपाल जो है वो जो सस्ती बिजली दी जा रही है दिल्ली में उसको खत्म करना चाहते हैं और बाकी अन्य राज्यों की तरह बिजली महंगी करना चाहते हैं दिल्ली में भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की या फिर और राज्यों की, वहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। और दूसरा पावर कट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उद्योगपति जो है या व्यापारी जो है वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा जो सब्सिडी बिजली की दी जा रही है, यहाँ तक की सस्ती बिजली दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती है। दूसरा, यहाँ पर जो बिजली के पावर कट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम होते हैं दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो जनता को सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत जरूर थी। मगर अब जिस तरीके से डीआरसी की तरफ से जो किस तरीके से चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ तक की जो उपराज्यपाल ने रातों रात उमेश कुमार को चेयरमैन बना दिया, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो और ज्यादा लंबी चलने वाली है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री जो है आतिशी वो कह रही है कि जिस तरीके से उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली के अंदर जो बिजली फ्री मिल रही है या फिर सब्सिडी मिल रही है उसको बंद करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र जो है वो अच्छा जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की, तो और राज्यों के अंदर वाकई में ही बिजली बहुत महंगी है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं मिल रही है अब उसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के द्वारा जिस तरीके से चेयरमैन का चयन किया गया है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आम जनता को कहीं ना कहीं बिजली की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर होती हुई नजर आ सकती है। मगर जिस तरीके से आतिशी का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार जो है वो चुनी हुई जनता को कहीं ना कहीं सुविधाएं दे रही है और जनता के लिए फायदा करने की कोशिश की जा रही है। उस फायदे को कहीं ना कहीं बंद करने के लिए भाजपा जो है वो इस तरीके का शॉर्टकट रास्ता जो है वो अपनाती नजर आ रही है। मगर लड़ाई जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है और शायद कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून को प्रदेश के सभी संगठनात्मक बूथ इकाइयां पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह 9 बजे का समय है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचेंगे और पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित होगा और लखनऊ के इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस आज है, बलिदान दिवस आज है और आज ही के दिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे में पूरी बीजेपी जो है वो देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे।
प्रसाद मुखर्जी के निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन्हीं में से लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शामिल रहने वाले हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है, बलिदान दिवस आज है, जिसको लेकर प्रदेश भर में बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी बीजेपी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि उनकी है, बलिदान दिवस उनका है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल रहने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, महाजनसंपर्क अभियान जो कि बीजेपी लगातार चला रही है और कहीं ना कहीं एक महाजनसंपर्क अभियान का भी हिस्सा भी है, क्योंकि महाजनसंपर्क के अंदर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का परिनिर्वाण दिवस है और जाहिर सी बात है कि उनके बलिदान दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है और जाहिर सी बात है कि प्रदेश भर में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जो उनकी प्रतिमा लगी है उनके अवसर पर कहीं ना कहीं उनको पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और साफ तौर पे ये कार्यक्रम लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी करेगी। और महाजनसंपर्क अभियान जो उनका बलिदान दिवस है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनको याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा और जो बलिदान उन्होंने दिए हैं देश की आजादी में, उस आजादी को भी याद किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचेंगे, जहाँ उनकी प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ तमाम मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ और जो विधायक है वो कहीं ना कहीं वो भी मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि आज उनके बलिदान दिवस को पूरा उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मनाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार उनके बलिदान दिवस को लेकर ये कार्यक्रम किए जाते हैं और इसी अवसर पर आज एक कार्यक्रम भी रखा गया है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, जो उनकी प्रतिमा है उनको माल्यार्पण पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे। जितेंद्र, हर बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाती है बीजेपी, हर बार बूथ स्तर पर या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। दोनों बातें अगर मिला दी जाएं तो फिर क्या कुछ खास आज रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान है और इसी अभियान के तहत इसके भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्यामा प्रसाद की प्रतिमा पर जो माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, उस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, खास ये साफ तौर पे कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और जो बलिदान दिए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी में, उसका कहीं ना कहीं याद करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी जो है अहम बातें हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी बलिदान देने के दौरान जो उनकी अहम बातें रही हैं वो कहीं ना कहीं बताने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा सकता है कि आपने महाजनसंपर्क अभियान और परिनिर्वाण दिवस को जिस तरह की आप बता रहे हो उसको लेके अलग नहीं माना जाता, लेकिन एक हिस्सा जरूर ये माना जाएगा, क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और 30 जून तक ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जितनी भी ये कह सकते हैं तिथियां पड़ेंगी इस एक महीने के अंदर, उस एक महीने के अंदर उन सभी जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी उनको स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का काम किया जाएगा। और इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी लगातार उनकी बातें करती है, उनके जो बलिदान है उसको याद करने का काम करती है, तो उसी क्रम में आज ये भी उनको भी याद करने का काम किया जाएगा। और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी लखनऊ में होते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब पुण्यतिथि पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि वो उनको याद करने का काम करते हैं और उनकी प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित जरूर करने का काम करते हैं। और इस बार भी ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम होगा और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनको याद करने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, किस तरीके की तैयारियां बीजेपी द्वारा की गई है इस कार्यक्रम को लेकर? तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं आज ही क्योंकि कार्यक्रम है, कब तक कार्यक्रम शुरू होगा, तैयारियां किस प्रकार की हैं? सुबह 9 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनरल हॉस्पिटल है, जो उस हॉस्पिटल में प्रतिमा लगी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिसको सिविल अस्पताल के भी नाम से जाना जाता है।
वहां पर जो प्रतिमा है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे, पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे और हर बार की तरह जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान जरूर याद करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। आज होने वाली विपक्ष की बैठक में दोनों नेता शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने श्री पटना साहिब गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि आज होने वाली मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और साथ ही 2024 की तैयारियों पर मंथन होगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि पहला मुद्दा अध्यादेश का रहने वाला है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार खेल के क्षेत्र में राज्य की पुरानी शान को फिर से बहाल करने के मिशन के अंतर्गत खेल के लिए शानदार बजट अलॉट करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेयर, जो देश के अन्य खेल मंत्रियों में से सबसे नौजवान खेल मंत्री हैं, उनकी टीम द्वारा खेल संस्कृति को विकसित करने और जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उभरते और विजेता खिलाड़ियों और कोचों को समर्थन देने के लिए एक नई खेल नीति का नक्शा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा की बहुत बड़ी क्षमता है, जिसका लाभ उनको उत्साह, उपयुक्त बुनियादी ढांचा और मौका प्रदान करने के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये गौरव वाली बात होगी कि भारतीय हॉकी टीम में कप्तान सहित 10 खिलाड़ी पंजाब के हैं। सरदार हरपाल सिंह चीमा ने हॉकी चंडीगढ़ की तरफ से खेल को प्रफुल्लित करने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना करते हुए अपने ऐच्छिक कोटे से 10 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार पंजाब में खेलों को एक बार फिर से वापस लाने के लिए प्रयासरत है और इसी को लेकर हरपाल सिंह चीमा, जो वित्त मंत्री पंजाब के हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार एक रणनीति बना रही है कि किस तरीके से पंजाब में खेलों की वापसी करवाई जाए और पंजाब के युवा खिलाड़ियों में वो उत्साह पैदा किया जाए जिसमें एक बार फिर से पंजाब खेलों में अग्रसर हो सके। ऐसे में नई खेल नीति बनाई जा रही है। हरपाल सिंह चीमा ने यह साफ कहा कि गुरमीत सिंह मिथेयर, जो खेल मंत्री हैं, वो लगातार इसको लेकर विचार कर रहे हैं। खिलाड़ियों से विचार किया जा रहा है किस प्रकार की ये नीति होनी चाहिए और विचार विमर्श के बाद ये नीति तैयार की जाएगी और इस नीति में खिलाड़ियों के भीतर खेल भावना जगाने का काम किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन के तौर पर भी राशि वितरित की जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि चंडीगढ़ हॉकी टीम में, क्योंकि खुद हरपाल सिंह चीमा ने यह कहा कि
कप्तान के साथ 10 खिलाड़ी जो है वो पंजाब से हैं। ये गौरव की बात है, इसलिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से 10 लाख रुपए की ग्रांट खिलाड़ियों को देने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह खुद कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार खेल के क्षेत्र में राज्य की पुरानी शान को फिर से बहाल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है और इसके अंतर्गत खेल के लिए शानदार बजट अलॉट करने की योजना बनाई जा रही है। खेल का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, किसी भी गेम के लिए वो अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें और उसके बाद प्रदेश में खिलाड़ियों के द्वारा मेडल्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। यानी कि पंजाब की भगवंत मान सरकार खेलों में पंजाब का नाम एक बार फिर से ऊंचा करने की कोशिश कर रही है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेयर और उनकी टीम खेल संस्कृति को विकसित करने और जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उभरते और विजेता खिलाड़ियों और कोचों को समर्थन देने के लिए एक नई खेल नीति का नक्शा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा की बहुत बड़ी क्षमता है, जिसका लाभ उनको उत्साह, उपयुक्त बुनियादी ढांचा और मौके प्रदान करने के लिए ही किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, हरपाल सिंह चीमा ने यह साफ कर दिया है कि नई खेल नीति बनाई जा रही है और एक शानदार बजट अलॉट करने की कोशिश की जा रही है खेलों के लिए, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मुस्कान बता दें कि हरपाल सिंह चीमा जो है फाइनेंस मिनिस्टर है जो पंजाब के, उनकी तरफ से एक नई नीति बनाने की जो है बात की जा रही है और स्पेशल जो है खेल जो मेले होते हैं पंजाब में उनको लेकर स्पेशल जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो मेलों की पहले से ही शुरुआत जो है वो करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से की गई थी और जो मिनिस्टर है, मंत्री है अनमोल गगनमान, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई थी कि पंजाब में जो है पूरे साल में जो मेले आते हैं वो बनाए जाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो जरूर पहले से अब सरकार जो है काम करना शुरू कर रही है। पुरानी सरकारों ने जो है काम इन मेलों में नहीं किया, तो हालांकि देखा ये भी जाएगा कि त्योहार जो है वो हर मनाया जाएगा, हर मेला जो है वो हर मनाया जाएगा, जिसमें पहला जो है वो म्यूजिक अवार्ड्स जो है पंजाब की फिल्मों के वो रखे गए हैं। कहीं ना कहीं पंजाब में पहले वो होते हुए नजर आएंगे और जैसे जैसे महीने पर महीना चलता जाएगा तो इस महीने में जो सा भी त्योहार या मेला आता है उसी के तहत ये सब मनाए जाएंगे। हालांकि स्पेशल बजट जो है हरपाल सिंह चीमा की तरफ से इसके लिए दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से नई खेल नीति बनाने की बात कही गई है और बजट अलॉट करने की बात कही गई है, इस पर खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेयर का क्या कुछ कहना है? किस तरीके की तैयारियां उनकी चल रही है? देखिए, गुरमीत सिंह मिथेयर जो है वो खेल मंत्री है, तो जिसके चलते अगर खेलों की बात की जाए तो खेलों में भी कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो पिछड़ा हुआ था, हरियाणा काफी जो है आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जो देखा जाए तो खेलों को जो उत्साहित किया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम खोले जा रहे हैं और जो आउटडोर स्टेडियम है वो भी बनाए जा रहे हैं। गांव-गांव में जो है आउटडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं नई पनीरी है जो कहीं ना कहीं वो जो खेलों की तरफ रुझान होता हुआ दिखे और नशों से कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखे। तो जिसके चलते लगातार जो है आम आदमी की सरकार कहीं ना कहीं काम करती हुई जरूर नजर आ रही है। जी, भगवंत मान की सरकार खेलों को बढ़ावा लगातार दे रही है। यही वजह है कि पंजाब में भी जो खेल हैं
वो आयोजित करवाए गए थे। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया कि इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, इसके साथ और क्या कुछ तैयारियां हैं भगवंत मान सरकार की, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा पहले से ही खेलों में आगे है, उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं भगवंत मान जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके पंजाब को भी खेलों में आगे बढ़ाया जाए और पहले जो पंजाब की शान थी उसे वापस से लाया जाए। जी बिल्कुल, देखा जाए जैसे मुस्कान आप कहे हैं कि हरियाणा जो है वो जरूर खेलों में आगे है। कहीं ना कहीं पंजाब को जो है पीछे रहता हुआ जरूर देखा गया है पिछले सालों में। और नई जो है नीति तैयार की जा रही है जिसकी तरह जो है अगर कोई भी खिलाड़ी जो है अगर चांदी का तगमा लाता है या सोने का तगमा लाता है तो उसको नौकरी जो है पंजाब की तरफ से दी जाएगी। पंजाब सरकार उसको नौकरी भी देती हुई नजर आएगी। हालांकि पहले की बात करें तो पहले भी सरकारें देती हुई नजर आती थी, पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो है एथलीट्स का होता हुआ जरूर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर नजर आता था। तो वो अपने मेडल्स भी लेकर आते थे और नौकरी की मांग जो है वो भी करते हुए नजर आते थे। एक पंजाब में पहले पिछले सालों जो कांग्रेस समय थी, कांग्रेस की सरकार का समय था, उस समय भी रणजीत सिंह अवार्ड जो है वो खिलाड़ियों को दिए गए। हालांकि जब कैप्टन मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी जो है सरकारी नौकरियां जो है वितरित इन खिलाड़ियों को की गई थी। पर फिलहाल कई जो खिलाड़ी इस नौकरियों से वंचित रह गए थे उनको भी जो है नौकरी देने की बात की गई थी, पर उनको नौकरियां नहीं दी गई थी, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री जब अमरिंदर सिंह थे तब उनके घर का गिराव भी करते हुए खिलाड़ी नजर आए थे। हालांकि अब जो देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, उनकी तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है चांदी का या सोने का तगमा लाएगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी और सीधी भर्ती दी जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं खेलों को उत्साहित जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी को उत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस पर जमीनी पत्र पर जो है काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन फिर लगातार जारी रही। मुंबई ईडी की टीम मुंबई में बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले के मामले में छापेमारी लगातार कर रही है। कोरोना काल में फर्जी तरीके से कोविड सेंटर खड़े किए जाने के लिए अवैध लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने और इन सेंटरों में कोरोना के इलाज की सेवाएं देने के नाम पर 12,000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह छापेमारी जारी है। बीएमसी में तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर हरीश राठौड़ और उपायुक्त रमाकांत बिरादर के घर छापेमारी हुई। साथ ही तत्कालीन अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त संजीव जायसवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा बीएमसी के सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट में भी ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। तो आपको बता दें कि बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में छापेमारी लगातार जारी है और ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 2 दिन से लगातार ये छापेमारी जारी है और आज भी ईडी की टीम छापेमारी कर सकती है। कारण ये है कि बीएमसी घोटाला जो है वो 12,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। ये कहा गया है कि जब कोविड का काल चल रहा था उस समय पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि कोरोना से लोगों को बचाना था, तो ऐसे में कोरोना अस्पताल खड़े करने के लिए कोरोना के जो तमाम अस्पताल बनाए गए थे उस समय उनके लिए अवैध लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ताकि जल्द से जल्द ये अस्पताल बनाया जा सके। अब इसी को लेकर छापेमारी की जा रही है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है जिसमें अब जांच ईडी की टीम कर रही है और लगातार छापेमारी पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। इस बीच आज भी ये छापेमारी जारी है और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों पर भी इस दौरान शिकंजा कसा जा रहा है।
12,000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला जिसे नाम दिया गया है। ईडी की छापेमारी इसको लेकर लगातार जारी है। कई लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है और कई लोगों को बुलाया गया है। कई लोगों के घर पर छापेमारी भी की गई है। कारण ये है कि कोरोना काल में फर्जी तरीके से कोविड सेंटर बनाए जाने के लिए अवैध लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने और इन सेंटरों में कोरोना काल के इलाज की सेवाएं देने के नाम पर 12,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीएमसी घोटाला है, ये घोटाला लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर लगातार छापेमारी पिछले 2 दिन से जारी है। आज का क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए आज तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं, कुछ गैजेट्स मिले हैं, कुछ जो है पेपर्स मिले हैं और करीब 68.25 लाख भी बरामद किए गए हैं। इस तरह की जानकारी ईडी के सूत्रों से मिल रही है और लगातार ईडी जांच कर रही है। 12,000 करोड़ के बीएमसी घोटाले में जिस तरह से पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बीएमसी में कोविड सेंटर के दौरान कोविड महामारी के दौरान जो घोटाले हुए हैं उसका जो है रिपोर्ट आया है, जिसके बाद ईडी सक्रिय हुई है और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 2 दिन तक लगातार जांच की गई, उसमें कई दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में कल देर शाम आदित्य ठाकरे जो है सूरज चौहान के घर पहुंचे थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और किस तरह की कार्रवाई हुई है उस पर उन्होंने चर्चा की। हालांकि आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बिहार के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई चल रही वो बिल्कुल जो है सवालिया निशान पे है, क्योंकि ईडी ने मामला दर्ज करते बिना नोटिस जो है छापेमारी की। और सबसे बड़ी बात की जो है आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बेहद करीबियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है, जिसमें कोविड सेंटर घोटाला सामने आ रहा है और उस घोटाले की जांच जो है ईडी कर रही है। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है, ऐसे में लगातार विपक्ष भी आरोप लगा सकता है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का, लेकिन ये जो घोटाला है इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए छापेमारी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में कहा गया है कि मुंबई के कई ऐसे कोविड सेंटर बनाए गए थे जहां पर डॉक्टरों से लेकर तमाम जो सुविधा मुहैया करवाई गई, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो नर्सेस हो या फिर डॉक्टर्स हो, सबकी नियुक्ति जो की गई है उसमें धांधली है। क्योंकि मुंबई के दहिसर इलाके में जो कोविड सेंटर बनाया गया था उसमें जो है सूरज चौहान को जिम्मेदारी दी गई थी और यह रातों रात जो है कंपनी तैयार की गई थी। इस कंपनी के द्वारा जो है धांधली की गई है, इस तरह का आरोप है। इसी आरोप के तहत ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और ईडी एक एक दस्तावेज की जानकारी निकाल रही है। दूसरी बात यह है कि मुंबई महानगर पालिका के भी कुछ अधिकारी अब जो है सूरज चौहान के घर पहुंचे थे, जहां पर जो तमाम बिलिंग्स हुई है, तमाम जो जानकारियां हासिल की गई है और उस पर जो है एक नजर डाल रही है कि जो पेपर्स मिले हैं वो कितने सही है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ यह मामला है। मुंबई महानगर पालिका इस वक्त जो है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है। तो ऐसे में बीएमसी भी लगातार एक्टिव हो गई है कि किस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, उन घोटालों में कितनी सच्चाई है, इस पर लगातार काम कर रही है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री से इसके लिए समय मांगा जा रहा है और संभवतः दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इस समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में रोड शो का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया जाएगा। देश के विभिन्न शहरों में 5 से 6 रोड शो के अलावा विदेश में दुबई और सिंगापुर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह कहा कि इन दोनों जगहों पर अधिक संख्या में इन्वेस्टर्स हैं।
और ये टेंटेटिवली डिसीजन लिया हुआ है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में हम लोग इन्वेस्टर समिट को करेंगे। और इसमें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज़ होनी है, तो रोड शोज़ हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज़ करेंगे। ये रोड शोज़ हम लोग जुलाई के सेकेंड वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। सर, फॉरेन में कहाँ ये रोड शो होंगे और उन स्थानों का चयन क्यों किया गया? अभी दुबई और सिंगापुर 2 ही जगह किया गया है, क्योंकि 2 जगह पे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और यूरोप वगैरह हमने इसलिए नहीं रखा कि यूरोप में अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कंट्रीज़ में तो रिसेशन भी चल रहा है। इसलिए दुबई इसलिए है कि हमारी मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा HNIs हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सिमिलरली सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के इन्वेस्टर्स काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, इसलिए बहुत सारा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, ये बात कही जा रही है, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जारी है सरकार की, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा मौका है और इसको लेकर के तैयारियां अभी से यहाँ पर शुरू कर दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान आते रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट होना उत्तराखंड के लिए इसलिए भी जरूरी कि यहाँ पर जिस तरीके से औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं इस समिट के जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड किया जा सकता है, एक नई तरीके से पहल की जा सकती है उत्तराखंड के विकास को लेकर के। तो ये बड़ा मौका है और साथ ही इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के यहाँ पर तमाम तैयारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए यहाँ पर लगातार समय मांगा जा रहा है और पहले इसकी तारीख तय नहीं हो पाती, लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में जो समिट होगा उसके दिसंबर के महीने में ये आयोजन होना है, उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जाएगी। और यहाँ जो इसके अलावा रोड शो लगातार होने की जो बात है वो भी की जा रही है। साथ ही जो मुख्यमंत्री जो सचिव है यहाँ पर आज नरेश चंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर समिट यहाँ पर होने जा रहा है। और ये बड़ा मौका है उत्तराखंड के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बुलाने के लिए भी उनसे समय मांगा जा रहा है। जैसे ही उनसे समय मिलता है तो उसका वो तारीखें भी ऐलान कर जाएगा, लेकिन फिलहाल इस समिट को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां आप कहीं ना कहीं जोरों पर रहेंगी। और ये जो समिट है ये दिसंबर के महीने में होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। जी, इससे प्रधानमंत्री से समय मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में रोड शो का आयोजन जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरुआत होगी, ये बताया जा रहा है। किस तरीके का ये रोड शो होगा और पूरे देश में 5 से 6 रोड शो के आयोजन होंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए कि इन्वेस्टर समिट यहाँ पर अगर होता है तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही, क्योंकि जो मेहमान आएंगे उनको लेकर के यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में किस प्रकार से यहाँ पर उनके विकास को लेकर के यहाँ पर जो चीजें रहने वाली हैं, किस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, औद्योगिक विकास कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। वहीं रोड शो की बात करें तो रोड शो में यहाँ पर किस प्रकार से चीजें रहने वाली है, कौन कौन सा मिलेगा, हालांकि इसकी अभी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है, क्योंकि बड़ा मौका है उत्तराखंड के लिए। इससे पहले ये जो समिट है ये यहाँ पर दुबई में हुआ है और उसके अलावा एक जगह और हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में होगा तो उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और उत्तराखंड में उसको लेकर के किस प्रकार से यहाँ पर औद्योगिक विकास में किस प्रकार से यहाँ पर चीजें हो सकती है, क्या यहाँ पर तलाशा जा सकता है इन्वेस्टरों के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका रहेगा। तो एक बड़ा मौका रहेगा। जुलाई में रोड शो भी होना है, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस कार्यक्रम में किस प्रकार से आगे चीजें रहेंगी ये अभी आने वाला समय पर पता चलेगा मुझसे। लेकिन फिलहाल अभी इसी जो जानकारी मिल पाई नरेश चंद्र की तरफ से कि यहाँ पर जो जुलाई में रोड शो किए जाएंगे और दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट होगा, इसको लेकर तैयारी कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार की जाएगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौक जेल रोड में स्किल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भूमि पूजन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डखरिया, रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर, गुरुदयाल सिंह बंजारे और विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम महापौर एजाब ढैबर, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा और रायपुर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे उपस्थित रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन आज किया जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके का ये कार्यक्रम? मांग हो रही थी कि सिकल सेल को लेकर के संस्थान द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा कोई न कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाए, यहाँ पर निर्माण किया जाए। तो इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार प्रयासरत है और उनके प्रयास थे और लगातार जिस तरीके से वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे और इसी का जो नतीजा है कि आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन होने जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। राज्य के देवेंद्र नगर जेल रोड स्थित सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम होगा और शाम 4 बजे करीबन इसकी शुरुआत होगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डखरिया समेत कई कांग्रेस के नेता मंत्री इसमें शामिल होंगे और इसी पर एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहे हैं सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के द्वारा। और वही दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक दिवस पर पदक सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे और जो पदक है उनको सम्मान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किए जाएंगे। बता दें कि 36वें नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मान करेंगे। अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वही अर्जुन अवार्डी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों, विभिन्न खेल संघों तथा जिला अध्यक्षों के अध्यक्ष और सचिव को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम बता दें कि इस कार्यक्रम में जिस तरीके से लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के जो प्रदेश महासचिव का जो पद खाली था, उसके बाद विधायक देवेंद्र यादव को इस पद के लिए मनोनीत किया गया सर्वसम्मति से। पर उनका सार्थक पर कहना है कि छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों के लिए कई ऐसे अनौपचारिक अवसर दिए जाएंगे क्योंकि 14 महीने उनके कार्यकाल को लेकर बचे हुए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात और बड़े कई ऐसे पहलू अभी सामने आने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक जाने के लिए रास्ता तय करेगी। जिस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन आज किया जाएगा और जल्द ही ये आगे आने वाले समय में जनता को सौंप भी दिया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर कार्य होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, विस्तार से इसके बारे में समझाएं। जी देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से लगातार मांग हो रही थी कि जिस तरीके से सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था और लंबे समय से कई सारी योजना बनाई जा रही है किस तरीके से सेंटर को लेकर के आगे आगामी तौर पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो इस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा से कई ऐसे काम किए जाएंगे जिससे सिकल सेल संस्थान के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको पूर्णतः की ओर लेकर जाया जाएगा। इस पर एक बड़ी सौगात है और जैसे ही इसको सौंपेंगे उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो कामकाज है वो और बढ़ जाएगा। लगातार हमने इस पूरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत किया, सार्थक पर कहने बड़ी उपलब्धि और उसके लोकार्पण के साथ साथ जिस तरीके से इस पर भूमि पूजन के साथ साथ इसकी जो कार्य विधि है उसको लेकर के, इसकी जो निर्माण कार्य है उसको लेकर के लगातार
काम किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो उपयोगिता है वो देखी जा रही है। ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून शुरू हो गया है। 26 जून के बाद मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। बीते वर्ष सामान्य से 2 दिन देरी से 28 जून को मानसून ने प्रवेश किया था। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों से 24 जून को भारी बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। तो वहीं 25 और 26 जून के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बीते दिन की बात करें तो गुरुवार सुबह 10:30 बजे के बाद राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई। शहर ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली थी। पूरे प्रदेश में 27 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना है। बुधवार की रात की अगर बात करें तो जोगिंदरनगर में 67, कटौला में 52, पंडोह में 36, भराड़ी में 22, बैजूनाथ में 18, भरवाई में 15, रामपुर में 9, ऊना में 7, काहू में 6 और सुंदरनगर में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, मानसून के पहुंचने का अनुमान 26 जून बताया गया है। प्री मानसून चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां मानसून को लेकर प्रदेश सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए प्री मानसून की बारिश यहाँ पे बहुत हो रही है और बताया जा रहा है कि 26 जून के बाद जो है मानसून भी यहाँ पे पहुँच सकता है। और इसको लेके जो है प्रशासन जो है, चाहे वो 12 जिलों के प्रशासन की बात करें, सभी अपने अपने स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो भारी बरसात की जो है चेतावनी भी दी गई है। 6 जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है और कि 25 जून से आगामी 48 घंटे तक जो मौसम का रौद्र रूप है वो हिमाचल में देखने को मिलेगा। और इस दौरान जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी भी दी है। इन 6 जिलों में मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जारी है। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए, जबकि जो अन्य 4 जिले हैं, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और ऊना, यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और सभी जिलों के प्रशासन को भी मौसम के मिजाज को देखते हुए तैयारी करने के निर्देश मौसम विभाग ने दे दिए हैं। और क्योंकि भारी बारिश यहाँ पे हो रही है, इस वजह से सड़कों पर लाशें गिरने और भूस्खलन की घटनाएं हैं, उनको देखते हुए वाहन चालकों को भी सलाह दी गई है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज देखकर ही आगे बढ़े। और अगर आपको लगता है कि पहाड़ी एरिया में अगर आप आगे बढ़ेंगे, भारी बरसात के दौरान भूस्खलन हो सकता है या पहाड़ियां खिसक सकती है, पत्थर बरस सकते हैं, तो ऐसे में अपनी जो यात्रा है उसको विराम दे। और लगातार जो बारिश है उसके कारण मौसम में भी जो है लगभग 4 डिग्री की जो कमी है वो दर्ज की गई है। फिलहाल जो है आगामी 3 दिनों तक, 4 दिनों तक जो मौसम में की जो मौसम का जो यही रूप है वो देखने को मिलेगा। आज की बात करें, शुक्रवार के लिए भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि शुक्रवार को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कल की बात करें शनिवार को अनेक स्थानों पे जो भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो अलर्ट जारी किया गया है और सतर्कता बरतने की जो सलाह है मौसम विभाग ने लोगों को भी दी है, पर्यटकों को भी दी है और साथ ही जिला प्रशासन को अपनी तैयारियां दुरुस्त रखने के लिए कहा है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताने आ रहे गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत जम्मू शहर के त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। गृह मंत्री 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सुबह 11:15 बजे जम्मू पहुंचते ही सीधे बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे। वहां कुछ देर रुकने के बाद वो शहर के भगवती नगर में रैली को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए 23 जून 1953 को बलिदान दिया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री भगवती नगर में वर्चुअल माध्यम से सांबा में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ कुछ अन्य विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर भी रखेंगे। गृह मंत्री के 2 दिवसीय दौरे के दौरान
प्रदेश में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बुधवार की अगर बात करें तो दिल्ली से सुरक्षा कर्मियों की विशेष टीमें भी जम्मू पहुंच गई हैं। इन टीमों ने अधिकारियों ने बुधवार को सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया है। ये टीमें उन सभी जगहों की सुरक्षा जांचने पहुंची है जहां अमित शाह को जाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर वो आ रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके? जी देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पहुंचते ही वो सीधा भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जाएंगे और वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि आज ही के दिन 1953 में उनका बलिदान जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था और जिसकी वजह से मुखर्जी जो हैं उन्होंने एक विधान, एक निशान और एक बगान के लिए अपना बलिदान दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो उनको कैद कर लिया गया था और आज ही के दिन का बलिदान हुआ था और देश के गृह मंत्री उनको श्रद्धांजलि दी और करीब 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार में 9 वर्षों की उपलब्धियां जो है उसको बताया जाएगा कि किस प्रकार से केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई है उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर भी जाएंगे और कहा जाए तो कश्मीर पहुंचने के बाद वहां पर भी कोई जो कार्यक्रम है, 1 बजे जब रैली होगी और उसके बाद सीधा राजभवन जाएंगे, वहां से कुछ देर रुकने के बाद करीब 3 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम को श्रीनगर में विकास परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विशिष्टता महोत्सव जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की जाएगी सुरक्षा की दृष्टि से और जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उस पर भी एक बैठक जो है वो की जाएगी। वहीं प्रताप पार्क में जो श्रीनगर का प्रताप पार्क है वहां पर एक बलिदान स्तंभ की जो नींव है वो भी रखी जाएगी और आज जिस प्रकार से जम्मू के भगवती नगर में जो एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा उसी दौरान वर्चुअल माध्यम से जो सूत्र में बता रहे हैं कि गृह मंत्री जो है वो वर्चुअल माध्यम से सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ साथ अन्य विकास परियोजना भी यहाँ पर रखी जाएगी। और देखना होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और लोग लगातार, खास करके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द करवाया जाए। हालांकि पंचायती चुनाव और नगर निगम के चुनाव अभी होने हैं, तो उससे पहले अगर देश के गृह मंत्री चुनावों की घोषणा करते हैं, हालांकि इसका दायित्व जो है वो चुनाव आयुक्त के हाथ में होता है, लेकिन अगर उसके बारे में कोई भी संकेत करते हैं तो ये देखना होगा कि किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की जाएंगी। लेकिन भाजपा की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और 50+ का उनका एक टारगेट है। वो अब देखना होगा कि किस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों को रूबरू करते हैं और किस प्रकार की और बाकी बातें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को बताएंगे और किस प्रकार से लोगों को 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में क्या क्या बताते हैं तो ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल 11 बजे जो है रविंद्र, 9 साल की उपलब्धियां बताने के साथ साथ गृह मंत्री यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं का नींव पत्थर भी रखेंगे, शिलान्यास भी किया जाएगा। क्या क्या वो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। जी देखिए, वर्चुअल माध्यम से जो है सेंट्रल फोरेंसिक लाइब्रेरी के साथ साथ अन्य विकास परियोजनाओं को नींव जो है वो जम्मू में रखी जाएगी और कहा जाए तो कश्मीर पहुंचने पर शाम जो है वहां पर भी विकास परियोजना जो है उसका नींव पत्थर रखा जाएगा। शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विशिष्टता महोत्सव का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद वो राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक
करेंगे सुरक्षा प्रबंधों को लेकर। और वहीं कल आने वाले कल में यानी 24 जून को श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का नींव जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। ठीक है रविंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं, आपने खुद कहा कि 9 साल की उपलब्धियां वो गिनवाएंगे। 9 साल की उपलब्धियों के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी कई बातें वो बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो सीधा जम्मू पहुंचने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में जाएंगे। वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उन्होंने आज ही के उनका बलिदान जो है वो आज ही के दिन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर रुकने के बाद वो भगवती नगर में रैली को संबोधित करेंगे। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं उन्होंने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए अपनी जान दे दी। और कहा जाए तो उनका यही मानना था कि जम्मू कश्मीर को अगर का विलय किया गया है तो उसको यहाँ पर, क्योंकि धारा 370 टूटने से पहले एक यहाँ पर 2 झंडे लगते थे, 2 निशान होते थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यही कहना था कि जब देश एक है तो फिर जम्मू कश्मीर में 2 निशान क्यों हैं, 2 विधान क्यों हैं, 2 प्रधान क्यों हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक पैदल मार्च किया था और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पहुंचने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज ही के दिन उनका बलिदान हुआ था। और इसी को लेकर देश के गृह मंत्री भाजपा मुख्यालय में जाएंगे और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।